तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी जो क्योंकि फ्राइडे है क्लास जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगा कि किसको क्लास देनी चाहिए, ये है फॉरेस्ट गार्ड स्पेशली, ठीक है। और उसको लिंकअप करके आने वाले जो एग्ज़ाम है, चाहे पुलिस कांस्टेबल का हो या अदर एग्ज़ाम हो, वो सभी के लिए मतलब आज की बात जो है फ़ायदेमंद सिद्ध होगी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट आज की क्लास है वो टोटली ओरिएंटेड होगी अपने आप फॉरेस्ट गार्ड के बच्चों के लिए। देखिए बच्चों, पढ़ना तो है ही है, मतलब पढ़ना लिखना तो चलता रहता है, क्लास इतने समय से दे रहा हूँ, आप भी अपने स्तर से मेहनत कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि फॉरेस्ट गार्ड का पेपर इन सारे पेपर में सबसे पहले है, यानी जो आपका आयोग जो डेट, मतलब डेट तो क्या डिसाइड किया, लेकिन जो मंथ डिसाइड किया है जुलाई, यानी नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम हो जाएगा। तो होने के बाद हालांकि एक चीज़ ये फायदा आपके पास है कि बहुत से बच्चों का फॉरेस्ट गार्ड के बाद पुलिस कांस्टेबल का भी एग्जाम होगा, यानी बैक टू बैक अगर एग्जाम है तो वो जो एग्जाम है आपके वो सितंबर से शुरू है, यानी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 मंथ जो है आपके दरोगा, कांस्टेबल और पटवारी लेखपाल, ये तो है। अब यहाँ पहुंचने तक हम 90 क्या इससे ज़्यादा क्लासेस कर देंगे, ठीक है। 90 डेज तो चलेगा ही चलेगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो प्रैक्टिस करवाना है कि इस क्वेश्चन को देख जाना, इस क्वेश्चन को देख जाना, ये पूछेगा, इस टाइप की जो चीज़ें होंगी वो लास्ट में मैं आपको एक अभ्यास जिसको कहते हैं, ठीक है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं प्रॉपरली टेस्ट सीरीज या आपके लिए पेपर सेट करूंगा, क्योंकि समय नहीं हो पाता, समय का अभाव है, टाइपिस्ट नहीं है, टाइप करना पड़ेगा, क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो क्लास के साथ साथ इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये तो जो है बात की बात है, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में जो सबसे बड़ा इश्यू आ रहा है फॉरेस्ट गार्ड को लेके है, क्योंकि अगर मैं 90 डेज की क्लास की बात करूं तो इनके पेपर तक मुझे नहीं लगता कि 50 क्लास से ज़्यादा हो पाएंगी, यानी अधिकतम जो है 50 क्लासेज हो पाएंगी। 50 भी क्या, 45 से 50 क्लास के मिड मान के चलो जो फॉरेस्ट गार्ड का, इतने में देखा जाएगा कितना पोर्शन कवर होता है। तो मैं जो इन बच्चों को गाइडेंस दे रहा हूँ, जो इन लोगों को समझा रहा हूँ, वो यही समझाऊंगा कि अब देखो टाइम कम है, ये आप सभी जानते हैं, समय कम है, और इसमें अपना धैर्य नहीं खोना है। यानी यार ऐसा कि हमें 1 महीना बचा है, यार हाथ पैर कांपने लग गए, कैसे होगा क्या होगा, इतना धैर्य नहीं खोना है। क्योंकि आप लोग अगर पढ़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं पहले से, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर आपको 50, 60, 65 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, 10, 12, 13 क्वेश्चन आप सेंस के आधार पर सही कर जाते हैं, तो आपके बहुत हद तक चांसेस रहेंगे कि आप सेलेक्ट हो जाएं। तो यहीं पे अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए, बहुत ज़्यादा आप तनाव पे रहने लगे कि यार अब कैसे होगा क्या होगा, इतना मत सोचो। आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना है, आपको इस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि आप सिर्फ ये नहीं, आपके इस टाइप से एग्जाम है, देखो फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल, या इसके अलावा दरोगा, और इसके अलावा अपने आप में क्या, पटवारी, लेखपाल, इस तरीके से आपका एक एग्जाम का पैटर्न है जो आने वाले समय में है, यानी आपको इस तरीके से जाना है। शुरुआत इन बच्चों के साथ है फॉरेस्ट गार्ड का, जो कि एग्जाम जुलाई में होने वाला है। लेकिन अब इनके साथ सबसे बड़ी समस्या है कि इनको यही टेंशन हो रही है कैसे कंप्लीट होगा। तो मैं आप लोगों से व्यक्तिगत तौर पर जितना मुझसे सहयोग हो सकता है, मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों ने, जैसे उत्तराखंड, आप लोग बहुत लंबे समय से, क्योंकि उत्तराखंड के एग्जाम है, तो उत्तराखंड अगर 40 मार्क्स की है तो उत्तराखंड यहाँ पे बच्चे पढ़ते ही पढ़ते हैं। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको नई चीज़ नहीं पढ़नी है, तो इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं होगी कि ये सर गलत कह रहे हैं। अब समय आ गया है कि आपको अनावश्यक फैक्ट है, मतलब इतने फैक्ट यहाँ पर कि सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है, कि सबसे बड़ी समस्या इस चीज़ से नहीं कि आपका आयोग ऐसे क्वेश्चन पूछता है, सबसे बड़ी समस्या ये कि प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा जनरेट हो गए हैं पढ़ाने वाले, ठीक है। चाहे वो यूट्यूब हो, ऑनलाइन माध्यम हो, ऑफलाइन माध्यम हो, किताबें हैं, इन सब चीज़ों से, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, मैं भी अपने आप को इंक्लूड करूँगा, थोड़ा हम ही लोगों ने आप लोगों को थोड़ा सा परेशान कर दिया। परेशान इस सेंस में किया है, इतना ज़्यादा कंटेंट मार्केट में आ चुका है, इतनी ज़्यादा सोर्सेज मार्केट में है, और स्कोप बहुत कम है उन जगह से क्वेश्चन पूछने का। क्यों? क्योंकि एक पैटर्न है एग्जाम का। अब होता क्या है, अगर आपके पास 100 किताबें उत्तराखंड की मार्केट में है, अब एक के बाद एक नई नई किताबें लोग पब्लिश कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या हो जा रही है बच्चों की, यार कंफ्यूज हो जा रहे हो। वो हो क्या रहा, किसी ने अजय रावत ले रखी है, किसी ने यशवंत कठोच की इतिहास ले रखी है, किसी तीसरे बंदे ने उन दोनों से क्वेश्चन छांट के मार्केट में उठा के रख दिए। तो इससे बच्चे इतना परेशान हो जा रहे हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, जो भी किताब आपके पास है, मैं किसी इंडिविजुअल किताब का नाम नहीं या किसी इसकी किताब पढ़ो ये नहीं कहूँगा, अब समय है आपको सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स, देखो कई बच्चे ये कहते हैं ना सर नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, नोट्स का यही फायदा होता है, जब आपका एग्जाम नज़दीक होता है तो आप अपने लिखी हुई चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से याद कर पाते हैं, ज़्यादा ईजिली वो समझ पाते हैं इन कंपेरिजन टू बुक। यानी किताब से पढ़ने में और नोट्स बनाने में जो सबसे बड़ा फायदा दिखता है वो एग्जाम के समय दिखता है कि यार आपका अब एग्जाम पास है और इस
पास होते हुए एग्जाम में, इस नज़दीक आते एग्जाम में आपको किताब की एवज में किस चीज़ को प्रेफरेंस देनी चाहिए, आपके नोट्स को देनी चाहिए। तो मैं आपसे यही सलाह दूंगा, आपने जो भी कंटेंट पढ़ा हुआ है उत्तराखंड का स्पेशली, आप न्यू चीज़ मत पढ़ना। आप क्या करना, जो आपके पास मैटर है उसको पढ़ लेना। खाली समय में कई बार क्या होता है कि हम किताब के आगे बैठना नहीं चाहते, हम घूमते रहते हैं। यानी मैक्सिमम लोगों को मैंने क्या देखा है, आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी, काम के साथ साथ पढ़ाई करने का यहाँ पर एक प्रकार का दबाव रहता है। यानी घर की जिम्मेदारियां भी देखनी है। कई जैसे लड़के अब हैं, बॉयज़ हैं, जैसे लड़के, ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्ल्स के साथ या महिलाओं के साथ ये दिक्कत है, लड़कों के साथ भी बहुत दिक्कत है। कईयों की घर की जिम्मेदारी, जैसे गाँव वगैरह के क्षेत्र में आप जाओगे तो दिन भर बच्चे काम भी करते हैं, घर का काम भी करते हैं। कोई खेतों में जाता है, कोई ग्वाला जाता है, आप लोगों ने सुना होगा, जिसकी गाय वगैरह बकरियां वगैरह होती, ग्वाला जाने के साथ साथ भी यहाँ पे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो हर किसी की अपनी समस्याएं, हर किसी की अपनी जिम्मेदारियां है, उन्हीं जिम्मेदारियों के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है। तो एक टफ टास्क आप लोगों के सामने आया हुआ है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, जब कभी आप इस तरीके से इधर उधर जाते हैं तो आप क्या करना, आपके पास जैसे ईयरफोन वगैरह होंगे, हेडफोन वगैरह होंगे, जो भी आपके पास है वायरलेस डिवाइस, जो भी ब्लूटूथ वगैरह है, तो आप इन क्लासेस को स्पेशली कौन सा, जिला सीरीज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सीरीज, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज और उत्तराखंड की हिस्ट्री, यूके हिस्ट्री, इन 3 चीज़ों को आप लोग ईयरफोन लगा के सुनना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नोट करना, उनको नोट करना कोई अब फायदेमंद नहीं है, और आपने नोट किया भी होगा तो जब, ये कब कह रहा हूँ, जब ऑफ टाइम पे हैं आप, ऑफ टाइम मतलब आप चलते चलते हैं, कहीं जा रहे हैं, तो एक कान में लगाना, सुने रहना, फोन जेब में रख देना या हाथ में पकड़े रहना। तो क्या होता है, कई बार चीज़ों को सुनने से हमारे दिमाग में चीज़ें बैठ जाती हैं। यानी वो सुनी हुई चीज़ें भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग पे क्लिक कर जाती हैं जब आप एग्जाम में बैठते हैं। ठीक है, तो मेरी ये सलाह है। दूसरा, अगर आपके पास इस टाइप का कोई भी काम नहीं है कि आप इधर उधर जाते हैं, कुछ ऐसा काम हो रहा, वर्क हो रहा, आप जैसे घर पे ही है, महिलाएं क्या करते हैं, कई बार खाना बनाते बनाते फोन लगा के गाने वो सुन लेती हैं, क्या मतलब जो क्लासेज हैं वो पढ़ लेती हैं, सुन लेती हैं, देख लेती हैं, उससे भी उनको फायदा होता है। हाँ, अगर आपके पास इस प्रकार का कोई काम नहीं है और आपने इन टॉपिक्स पे काम किया हुआ है, आपने नोट्स बनाए हुए हैं, तो रिवीजन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, आप फटाफट जितनी जल्दी हो सकता है 2 या 3 बार उसको रीडिंग कीजिए, यानी 2 या 3 बार उसको रिवाइज कीजिए। ये मत देखिए कि आपको वो चीजें कितनी याद हो रही है, क्योंकि होगा क्या, याद करने से डिक्टो क्वेश्चन बहुत कम आता है। ऐसा मत सोचना कि जैसा आपने पढ़ा वैसा ही एग्जामिनर उठा दे। एग्जामिनर की अपनी लैंग्वेज है, आपने अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप कितना चीज़ों को समझे हैं इसके आधार पे आप पेपर में जाएंगे और वहाँ पे टिक करके आएंगे। साथ ही साथ आपके पास 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में से आप देखो पढ़ना क्या है, वन लाइनर और उसमें क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बताता हूँ। वन लाइनर और ढंग से पढ़ने में, बेहतर तरीके से अगर तैयारी करने में सबसे बड़ा अगर आपको अंतर आता है तो वो वनडे एग्जाम में यही आता है कि जब आप पेपर में जाते हैं, पेपर में बैठते हैं, आप 4 विकल्पों में से एलिमिनेशन की प्रोसेस से होकर गुजरते हैं। यानी आप चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, आप उनको मतलब क्या करते हैं, हटा देते हैं। आप ये देखते हैं कि यार इन 4 विकल्पों में से तो ये विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि मैं इसके बारे में जानता हूँ, मैंने यहाँ पर पढ़ा था, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक हो सकता है, इन दोनों में से भी ज़्यादा चांसेस हैं इसके हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सही होता है। कभी भी ध्यान रखना, अगर आपके अंदर ये सोच है, देखो आपकी उम्र और मेरे उम्र में काफ़ी डिफरेंस होगा, आप हो सकता है मुझसे छोटे हों, 5 साल छोटे हों, 7 साल छोटे, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी एज क्या होगी, 22 साल, 23 साल, 20 साल, 23, 24, इससे ऊपर तो होगे नहीं आप। तो आप ये मान के चलिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कभी कभी आपका जो मार्गदर्शन करता है उसके अनुभव को भी आपने सीखना चाहिए। मैं ये जो बताता हूँ, ये जो चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, ये बहुत एक प्रकार के मतलब सत्य बात है। सत्य का मतलब, सही बात का मतलब, आप अगर वनडे एग्जाम में जा रहे हैं और आपने एक नोट्स बना रखा, आपने वन लाइनर लिखे हैं, जिंदगी में मान के चलना सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि आपके पास वन लाइनर लिखे हुए हैं, उनको आप पढ़ के या वन लाइनर किताब ला के आप पेपर में बैठने चलेंगे, ये आपकी समय की बर्बादी है और आपके सिलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क लगेगा ही लगेगा। सिलेक्शन कब होगा, वन लाइनर के साथ साथ आपने स्टडी की होनी चाहिए, आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। क्योंकि अगर आप 60, 65, 70 क्वेश्चन अगर वन लाइनर मान के चलते हैं, उसमें से कई 20, 15 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आते नहीं है, क्योंकि कुछ वन लाइनर इतने टफ होते हैं कुछ सुने भी नहीं होते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप एलिमिनेशन प्रोसेस अपनाते हैं कि यार इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा, इन चारों में से मैंने इसके बारे में पढ़ा, मैंने इसके बारे में पढ़ा, ये यहाँ पर था, इस तरीके से। यानी आप वो कब कर पाते हैं, जब आपने चीज़ों को ढंग से पढ़ा होता है। तो समय कम है फॉरेस्ट गार्ड के, बाकी के एग्जाम तो हैं ही आपके, वो तो बात की बात है ना। अभी तो वो 2-3-4 महीने हैं आपके पास, जून का महीना चल रहा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी तीसरे महीने वाले 2 महीने कंप्लीट ही हैं। उसके बाद तीसरे महीने से आपका एग्जाम शुरू होगा, यानी सितंबर से शुरू होगा। तब तक तो आप इजीली चीज़ों को हम लोग कर पाएंगे।
तो फॉरेस्ट गार्ड वालों से मैं यही कहूँगा, अब समय कम है तो बहुत ज़्यादा बहकने की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मान के चलिए, आपने अगर चीज़ें पढ़ी हुई हैं, आपने सच बता रहा हूँ, अगर आपने ईमानदारी से कार्य किया हुआ है तो वहाँ पे एग्जाम में आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। और ये मत सोचना कि यार हमारा फॉरेस्ट गार्ड कैसा जाएगा, क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। कोई बात नहीं बच्चों, देखो ये प्रोसेस है और ये आप सब जानते हैं कि कोई भी अगर निकलता है या किसी का भी अगर सिलेक्शन होता है तो हवा में नहीं निकल जाता, उसने भी मेहनत की होती है। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है आपको इस बार मौका ना मिले, आपको नेक्स्ट टाइम मिल जाए, हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी ना मिले, उसके नेक्स्ट टाइम मिल जाए। तो ये एक प्रोसेस है। आप तब तक कर्म कीजिए, तब तक आप चीज़ों को डील कीजिए, तब तक आप बेहतर करने की सोचिए, जब तक कि आप फाइनल परिणाम आपके हिसाब से अपने घर पे ना ले आए, यानी आपका सिलेक्शन ना हो जाए। और सिलेक्शन के लिए एक ही चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपकी मेहनत है। आप चीज़ों को कितने बेहतर तरीके से समझे, क्योंकि अगर हम यही सोचे कि वन लाइनर पढ़ के, अनावश्यक क्वेश्चनों को पढ़िए, किताबों के क्वेश्चन वन लाइनर लिखा, मैं चाहूँ आपको 1000 करोड़ क्वेश्चन को वन लाइनर लिखा दूँ, क्या फायदा बताइए, क्या मिलेगा उससे मुझे? मेरा भी समय खराब, आपका भी समय खराब। आप सिर्फ और सिर्फ अपने टॉपिक्स पर काम कीजिए, आप ऑथेंटिक सोर्स अपनाइए। उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड गवर्नमेंट में हो तो सरकार कौन सी योजनाएं ला रही है, सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, सरकार कौन से प्रोजेक्ट चला रही है, इस पे वर्क कीजिए। अखबारों में स्थानीय लेवल पे कौन से त्यौहार होते हैं, कौन से मेले होते हैं, कौन सी प्रसिद्ध चीज़ है, उस पर भी फोकस कीजिए। थोड़ा सा उत्तराखंड इतिहास के बारे में, चाहे गोरखा हो, चंदू हो, पंवार राजवंश या ब्रिटिश शासन हो, उसके बारे में पढ़िए। स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड में क्या क्या कार्यक्रम हुए थे, क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, उनके बारे में पढ़िए। राज्य आंदोलन पूरा एक टॉपिक है, राज्य निर्माण आंदोलन, उसके दौरान देखिए कि राज्य निर्माण में क्या क्या चीज़ें हुई थी, कौन सी कमिटीज़ बनी थी, कौन से मूवमेंट हुए थे, कौन से कांड हुए थे, ये सब चीज़ें देखिए। इसके अलावा आपका जो भूगोल है, देखिए उत्तराखंड के भूगोल में कौन से टूरिस्ट जगह हैं, यानी जो टूरिस्ट पैलेस हैं वो कौन से हैं, कहाँ पर आपके प्रमुख दर्रे हैं, कहाँ आपकी फूलों की घाटी है, यहाँ पर क्यों जानी जाती है, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो अगर आप समग्र रूप से देखेंगे इस तरीके की चीज़ें, तो यहीं से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा अगर आपका पेपर में आता है तो आप नहीं कर पाएंगे। मैं मान के चलिए कि अगर आपने इससे बाहर के क्वेश्चन आता तो नहीं चल पाती भाई पेन। अगर आप ये सोचो कि यार एक क्वेश्चन इस किताब से आ गया, उसके बाद अगले पेपर के लिए उस पूरी किताब को घर में उठा के ले आ रहे हो, तो वो कितना समय खाएगा, ये सोचिए। आपको एक स्मार्ट स्टूडेंट बन के स्मार्ट तरीके से इस एग्जाम को क्रैक करना है। और क्रैक करने का फॉर्मूला क्या है, आप ये नहीं कि 100 में से 100 नंबर लेके आइए तब क्रैक होगा। छोड़ दीजिए ना, उस सेक्शन को छोड़ दीजिए जो आपको नहीं आ पा रहा, जिसमें आपको दिक्कत हो रही है, वो छोड़ दीजिए। आप 70 नंबर, 72 नंबर, 75 नंबर, 77 नंबर, यानी जो पेपर का स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से अपने मार्क्स को डील करने की कोशिश कीजिए। बहकने की कोशिश, भावुक होने की कोशिश नहीं कि मेरे 70 ही आ रहे हैं। पेपर के स्टैंडर्ड को देखना कि किस तरीके का पेपर है, क्या मैंने इतना पढ़ा था, मैं इतना पहुंच पा रहा हूं, तो दूसरा कितना कर पाएगा, इस आधार पे। तो 60-65 नंबर अगर आप सही करते हैं, 10-12 क्वेश्चन अगर आप इस तरीके से सेंस के आधार पर कर पाते हैं, तो आप ये मान के चलिए एग्जाम आपका क्रैक हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, न्यू थिंग्स को पढ़ना छोड़ दीजिए, यानी नई चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। कुछ भी नया आप यहाँ से मत पढ़ना। आप ये बता दीजिए कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही, ताकि मैं 90 डेज के जो क्रैश कोर्स है उसमें उस चीज़ को पहले ही इंक्लूड कर दूं। यानी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और मुझे जहाँ तक मैं मान रहा हूँ, मैक्सिमम लोग मुझसे कहेंगे कि उत्तराखंड करंट अफेयर और कंप्यूटर, जितना मैं समझ पा रहा हूँ इतनी चीज़ें कहेंगे, जितना मेरे को पता है, ठीक है। तो उत्तराखंड करंट अफेयर और कंप्यूटर का सीधा सीधा फॉर्मूला बता दूं। उत्तराखंड करंट अफेयर का कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है एक भी ना आए, हो सकता है 3 या 4 आ जाए, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब 3-4 आगे तो क्या हमें ये करना चाहिए कि यार हम इस पर रिस्क लें, हम इसको छोड़ दें? तो मुझे नहीं लगता कि हमें छोड़ना चाहिए। देखिए जितना हो सकता है, यानी मेन करंट अफेयर पिछले 6 महीना 1 साल के अंदर, ज़्यादा नहीं देखेंगे, पिछले 1 साल यानी 2021 मई जून से लेके 2022 जनवरी तक, जनवरी फरवरी लास्ट है, ठीक है, इससे ऊपर नहीं, मार्च लगा लो, चलो मार्च एंड तक, ठीक है। इतना अगर हम देखेंगे तो इतने में मैं जो क्वेश्चन ढूंढ पाऊंगा, मुझे लगता है कि 2 क्लासेस के अंदर, यानी आपके 90 डेज के क्रैश कोर्स के ही भीतर 2 क्लास के में ये कहीं ना कहीं करंट अफेयर का पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। और ये अपने आप में रिस्की सेक्टर है। जरूरी नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन आए और जरूरी नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए। कभी कभी देखो, आयोग के मन की बात है, वो समसामयिक की घटनाक्रम है। अब पेपर हर बार अपना रूप बदल देता है, यानी बहरूपिया कह सकते हो उसको, एक छलिया रूप कह सकते हो उसको, जिसको आप पकड़ नहीं पाओगे। आपने सोचा कि कई बार क्या चर्चा चली थी मार्केट में कि वर्ल्ड हिस्ट्री पूछ दिया, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पूछ दी, ट्रेंड चल गया वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाने का। मैंने वो सिलेबस में था, एक बार पढ़ा के रखा है वर्ल्ड हिस्ट्री। अब उससे कभी मैंने पहले क्वेश्चन नहीं देखे थे, आगे भी मुझे भरोसा नहीं कि उससे क्वेश्चन आएगा, लेकिन उस समय आया था तो उस टाइम चल गया कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा दो, वर्ल्ड हिस्ट्री हमने पढ़ा के छोड़ दी। अब पता नहीं आयोग क्या सोचता है, पूछे ही ना पूछे, लेकिन सिलेबस में दिया आपको तो पढ़ के जाना पड़ेगा। आप ये मान के चलिए, जब आपको कोई चांस मिलता है, जब आपको सिलेबस दिया जाता है, तो आपको उसको भरपूर तरीके से कंप्लीट करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, तब जाके आप, क्योंकि देखिए
चांसेज एक मान के चलिए, ऐसा मत सोचिए कि यार आगे हो जाएगा, ये हो जाएगा, हर बार बदल जाएगा। आपने कहा नहीं यार जीएस कम पूछता है, हो सकता है उसने 23 मतलब इस बार 30 नंबर की कंप्लीट जीएस पूछ दी और 30 नंबर में से हो सकता है 5 नंबर आपके एंशिएंट हिस्ट्री से पूछ दी, कैसा हो जाएगा सोचो। सोचो ना कितना बड़ा मतलब। तो कम से कम उतना करके जाओ। तो एनसीईआरटी लेवल का जो है ये आपका जो फैक्ट आपके किस में है, जो सिलेबस के क्वेश्चन है, तो इस लेवल की चीज़ अगर आप करके जा पाते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका हो जाएगा। लेकिन समय इतना नहीं है कि आप पूरा जीएस को दोबारा कवर करो, ये करो। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, जैसे स्टडी विथ योगेश 2.0 मेरा दूसरा चैनल है, ठीक है, स्टडी विथ योगेश 2.0। तो मैं अभी कितने दिन, लगभग जुलाई मान के चलिए, यानी जून में अभी कितने 10 तारीख है ना आज, तो 30 यानी 20 दिन यहाँ के, 15 दिन वहाँ के मान के चलिए, 15 जुलाई के बाद ही होगा। तो 20 और 15 35 दिन आपके पास बचे हैं। तो मेरी कोशिश स्टडी विथ योगेश 2.0 पे रहेगी, भूगोल का सेक्शन, पॉलिटी का सेक्शन और हिस्ट्री का सेक्शन ये मैं कंप्लीट कर सकूं। मेरा कोशिश ये रहेगी ये मैं आपके लिए कंप्लीट कर सकूं, क्योंकि वहां पे मॉडर्न हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, पॉलिटी आधी हो चुकी है। तो मेरा कोशिश ये है कि इतना मैं कवर कर सकूं। अगर आपने 90 डेज का क्रैश कोर्स देखा है तो आपकी यहाँ इकोनॉमी जो एनसीईआरटी आधारित है वो कवर हो चुकी है, ठीक है, जितना एनसीईआरटी में दिया है। अब इससे बाहर पढ़ना भी उचित नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि समय कम है और इससे बाहर अगर हम जाए तो हमारे लिए ही ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि नई चीजों से अभी बचना है। और जो आपको दिक्कत करेगा उत्तराखंड करंट अफेयर और कंप्यूटर में आने वाले 1 या 2 क्लासेस के बाद, हो सकता है मंडे से आपको मैं पहले ये वाली चीजें कंप्लीट करा दूं, ताकि 90 डेज के क्रैश कोर्स में आपकी ये हेल्प हो जाए। और उत्तराखंड, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग पढ़ ही रहे हैं, पहले से आप पढ़ रहे हैं, और आप अगर मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, आपने प्ले लिस्ट में, क्योंकि मैंने पहले कहा कि पेड चैनल तो है नहीं, जो है ओपन है, जितना मुझे आता है मैंने सारा ओपन रखा है। आप प्ले लिस्ट में जाके वहां से छान सकते हैं। लेकिन अब समय इतना नहीं कि आप जिला सीरीज स्टार्टिंग से शुरू करो, आप इंडिविजुअल टॉपिक दोबारा पढ़ो, उत्तराखंड हिस्ट्री दोबारा का मतलब स्टार्ट करो, ये बहुत कम समय है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वहां जाके रिस्क लीजिए, आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि समय निकल जाएगा। हाँ, पहले पढ़ा है तो रिवाइज करने के लिए बहुत बेहतरीन मौका है। और दरोगा, कांस्टेबल और आगे पटवारी लेखपाल के लिए नए बच्चे जो हैं, अगर उसने उत्तराखंड नहीं समझ में आ रहा तो वो देख सकते हैं, क्योंकि 3-4 महीने बहुत होते हैं, इतना आसान नहीं है कि 3-4 महीने इतने हवा में निकल जाए, समय बहुत है उनके लिए। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए समय कम है। रहा है हिंदी का पोर्शन। हिंदी का पोर्शन आपका देखिए 90 डेज के क्रैश कोर्स में मैं कह रहा हूं कि हिंदी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, 90 डेज वाले में हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। और पहले अगर आपने चीजें पढ़ी है तो फिर तो आपका रिवाइज हो रहा होगा। आप ये मत सोचना कि यार 90 डेज के कोर्स को हम स्किप कर दें, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो एक प्रकार का रिवीजन है ना, आप लोगों के लिए रिवाइज ही तो हो रहा है। तो रिवीजन अगर कोई करके दे रहा तो आपके कॉन्फिडेंस को भी 4 चांद लग जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि यार हमें क्या चीजें आती हैं, कितनी नहीं आती है, कौन सी चीजें हमारे लिए फालतू हो रही है, कौन सी नहीं हो रही। तो आप इजिली उस चीज को क्या कर पाओगे, कवर कर पाओगे, समझ जाओगे। तो 90 डेज वाले में आपके पेपर से पहले मैं हिंदी का पोर्शन कंप्लीट कर दूंगा, ये मुझ पर भरोसा कीजिए। और अगर आपको लगता है, डाउट होता है कि नहीं हो पा रहा, तो कुछ सेक्शन ऐसे हैं इसमें जो आप लोग यूके SSC हिंदी वाला मैंने जो फोल्डर कराया हुआ है, या आपका जो गहन अध्ययन वाला हिंदी चल रहा है, वहां से भी कवर कर सकते हैं। लेकिन इतने से आपका हो जाएगा जितना आपके एग्जाम के लायक है, ठीक है। तो उत्तराखंड, हिंदी और जीएस मैंने क्या कह दिया, यहां से मैं जितना कवर कर पाता हूं, ये स्टडी विथ योगेश 2 मतलब ये वाले चैनल पर एनसीईआरटी में कोशिश करूंगा 50 क्लास होने तक, यानी आपके पेपर होने तक, क्योंकि इकोनॉमी कंप्लीट होगी, पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी, भूगोल भी कंप्लीट हो जाएगा, हिस्ट्री मुझे डाउट है कि होगा या नहीं होगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, आप तुरंत स्टडी विथ योगेश 2.0 वाले चैनल पर चले जाना। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने वहां कंप्लीट करा दी है, वहां अब मैं एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सिलेबस के हिसाब से करा दूंगा, ताकि हम लोगों का क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। वहां इतिहास कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ आपके अदर सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आपका एक प्रकार का कॉन्फिडेंस क्या होगा, बूस्टअप होगा। घबराना नहीं है, ये मत सोचना कि यार एग्जाम इतना नजदीक आ गया, हाथ पैर फूल रहे हैं, कांप रहे हैं। अरे एग्जाम ही तो है ना। एग्जाम जितना कॉन्फिडेंस है, जितना बेहतर अपनी थिंकिंग के साथ जाओगे, उतना बेहतर परिणाम आपको मिलता है। घर पे ही डर गई, नहीं यार नहीं होता, क्या होगा, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारी तो आत्मा परमात्मा के पास जाने वाली, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम आया है, एग्जाम होते रहते हैं, परीक्षा होती रहती है, या तो आपकी मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आपके क्या, या वो पता चलेगा, या आपका वीकनेस पता चलेगा। यही तो पता चलता है एग्जाम से ना। और स्ट्रॉन्ग पॉइंट ने काम कर दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वीक पॉइंट ने काम किया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई, या हम वीक पॉइंट पे वर्क करेंगे और हम अगली बार बेहतर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जितना समय बचा है वर्तमान में, इस समय का भरपूर प्रयोग करके आपको रिवीजन करना है, रिवीजन के साथ साथ आगे बढ़ना है, नई चीजों से बचना है। कोशिश करूंगा 90 डेज की क्लास में आपकी चीजें कंप्लीट हो जाएं, और जितना भी मुझसे कवर हो पाएगा मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आज से ही रिवीजन शुरू कर दीजिए, आने वाले समय में आपका एग्जाम होगा। उसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखना। थैंक यू।